डायरेक्शन हमारे को किस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है? देखो, पता तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अंदाजा किस प्रकार से लगाया जा सकता है, उन चीजों की हम एक तो चीजों की बात करेंगे आज। हाँ, मेरे नोट्स अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो रखा है। बैंक निफ्टी क्या है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार अमिताभ जी आप मुझे रिमाइंड कराएंगे बैंक निफ्टी के विषय में? सबको पता है, सबको क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा अगर किसी को क्लियर नहीं है कि बैंक निफ्टी क्या है और बैंक निफ्टी में ही हम क्यों काम करते हैं, इंडेक्सेस क्या है। वो 50 कंपनी के बारे में बात हुई सर, टॉप 50 कंपनी जो होती है। हाँ, तो जो टॉप 50 कंपनी जो है, एनएससी जी, करेक्ट, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेशर कर रहा था। सो ब्रीफ हल्का सा कर देता हूं मैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो क्या होते हैं, और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था और समझा था कि स्टॉक मार्केट में कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम मतलब कि भाई स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक एक शेयर का नाम लेके बताएं कि भैया ये वाला शेयर ऊपर गया, ये वाला शेयर नीचे गया। अगर 5000 शेयर्स हैं बीएससी पे और अगर 2000 शेयर्स हैं एनएससी पे, तो ये बता पाना या इस चीज का अंदाजा लगा पाना कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट ऊपर है या नीचे है, तो हमारे को कोई ना कोई तरीका चाहिए, ऐसा कोई ना कोई एक मेथड ऐसा हमारे को चाहिएगा जिससे हम पता कर पाए कि मार्केट है कहाँ पे, मार्केट में क्या हो रहा है, यू नो। सो अगर हम ये बोलें कि भैया ये वाला शेयर, लेट्स से XYZ शेयर आज ऊपर है, लेट्स से मैंने बोल दिया कि एसबीआई का शेयर आज ऊपर है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं निकलता कि एसबीआई का शेयर ऊपर होने से पूरी मार्केट ऊपर होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने एक शेयर मार्केट में एक चीज इन लोगों ने बनाई है जिसको बोलते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स वाइडर रेंज पे मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, क्या ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर है, क्या ज्यादातर स्टॉक्स नीचे है, इसके बेसिस पे हम एक मार्केट के बारे में कह सकते हैं कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे है। अब ज्यादातर शेयर से तात्पर्य यह है कि जो ऐसे शेयर्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, उसके मार्केट में कितने शेयर्स हैं और उन शेयर्स की वैल्यू क्या है, और उन शेयर्स की वैल्यू, मान लो किसी का शेयर 2000 रुपए का है, जैसे रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का है और उसके मार्केट में 1 लाख शेयर्स हैं, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी? उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 2000 लाख। उसी प्रकार से अगर किसी के मार्केट में जो शेयर चल रहा है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एसबीआई की बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि एसबीआई की तारीख, आज की तारीख में मान लो कि जो रेट चल रहा है वो 400 रुपए का रेट चल रहा है, और एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि उसके मार्केट में जो शेयर्स हैं, जो मार्केट में उसके जो शेयर्स हैं वो 1 करोड़ है, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी? उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 400 रुपए का शेयर है, मार्केट में 1 करोड़ शेयर है, तो 400 करोड़ हो गए ना, तो मतलब उसकी मार्केट कैप 400 करोड़ होगी। तो इसी प्रकार से किसी भी मार्केट में किसी भी कंपनी के कितने शेयर्स हैं और उन शेयर्स की वैल्यू क्या है, इससे हम निकालते हैं कि मार्केट में उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप, जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी उसके ज्यादा बड़े उतने ही ज्यादा शेयर्स होंगे। उन शेयर्स की वैल्यू तो खैर कम और ज्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अच्छी कंपनी होगी तो उसका शेयर महंगा ही मिलेगा, ठीक है ना। शेयर्स क्या होते हैं उसके हम किसी और दिन वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं वैसे बता दूं शेयर्स क्या होते हैं, स्प्लिट होते रहते हैं। मान लो आज की तारीख में अगर आप देखें रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का है, 2-3 महीने बाद आप देखोगे रिलायंस का शेयर तो 800 रुपए का है या 1100 रुपए का है। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस का शेयर 1000 पॉइंट नीचे आ गया या 800 पॉइंट नीचे आ गया। क्या होता है, हर एक कुछ टाइम फ्रेम के बाद कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है ताकि बड़ा अमाउंट ना दिखे। अब जैसे एमआरएफ है, एमआरएफ में कोई ट्रेडिंग नहीं करता, बहुत मतलब करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं ट्रेडिंग। अब उसका शेयर ही 85,000 का है, 85,000। अब वो सुन के ही हवाइयां उड़ जाती है, 85,000 का एक शेयर है, मतलब क्या है, एक शेयर तो मोस्टली लोग जिनके पास लाख रुपए की कैपिटल नहीं है वो तो ले ही नहीं सकते एक भी शेयर। तो इसलिए
एक बार म्यूट कर दीजिए जिसका भी अनम्यूट है। तो इसलिए कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए किसी भी कंपनी में निवेश करना आसान हो, इसलिए और सेंटीमेंट जो और जो उनका जो एक साइकोलॉजिकली मतलब उनको लगे कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता शेयर है, चलो ले लेते हैं, ये है। कुछ और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट रीजंस होते हैं जिसके चलते स्प्लिट किया जाता है शेयर्स को, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको ये बताया कि शेयर स्प्लिट हो जाते हैं। आज की तारीख में अगर किसी शेयर का प्राइस 1,000 रुपए चल रहा है और आपको एक साल बाद वो पता लगे कि 500 रुपए का हो गया है, तो उसका कारण हो सकता है कि वो 500 का हो गया हो, आधा हो गया हो, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शेयर स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब जिसके पास एक शेयर था 1,000 रुपए वाला, उसका प्राइस स्प्लिट हो जाता है। उसका मतलब ये है कि उसके पास 2 शेयर आ जाएंगे 500 की वैल्यू के जिस दिन भी स्प्लिट होगा, ठीक है ना। सो इसी जो हम ओरिजिनली जो बात कर रहे थे वो मार्केट कैप की बात कर रहे थे। तो किसी भी कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी वेटेज कितनी है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, इन सारी चीजों से हम मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया लगाते हैं कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे है। तो क्या किया उन्होंने, टॉप के मतलब 50 कंपनियां ले ली या 100 कंपनी ले ली या 500 कंपनी ले ली या 10 कंपनियां ले ली, उनको मिला के एक बना दिया उन्होंने, एक बंडल बना दिया एक प्रकार से। बंडल में उन्होंने 10 कंपनियां ले ली, 50 ले ली और उसको बना दिया इंडेक्स। अब अगर 50 कंपनियां ऊपर चल रही हैं, उनका एवरेज प्राइस जो भी चल रहा है, 50 का जो भी एवरेज प्राइस आएगा वो मार्केट का एवरेज प्राइस आएगा। निफ्टी की हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी। निफ्टी है जो आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे जो आपकी 2000 प्लस कंपनियां हैं, उनमें से उन्होंने टॉप 50 कंपनीज को उठा लिया है। टॉप 50 कंपनीज में का जो प्राइस मूवमेंट होगा, वो प्राइस मूवमेंट जिसका जितना हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि किसका कितना वेटेज है, उनके वेटेज के हिसाब से जो निफ्टी का प्राइस है उसको इंपैक्ट करेगा। अब अगर 50 में से मान लो अगर 40 कंपनियां ऊपर है, तो ऑब्वियसली निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया मार्केट ऊपर है। दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर 50 में से 40 कंपनियां का जो प्राइस है वो नीचे चल रहा है, तो ऑब्वियसली निफ्टी का प्राइस भी नीचे होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट आज नीचे है। तो इस चीज को ड्राइव करने के लिए कि मार्केट क्या है, मार्केट की आज कंडीशन क्या है, ऊपर वाली है, नीचे वाली है, मार्केट की चाल क्या है, तो उसके लिए एक उन्होंने मेथड बना दिया कि मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे हम इंडेक्स से। और इंडेक्स को हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया है कि जो टॉप की कंपनियां हैं उनका कुछ कुछ शेयर लेके, कुछ कुछ परसेंटेज लेके, कुछ कुछ कॉम्पोजिशन लेके हम लोगों ने इसके अंदर घुसा के एक बंडल बना दिया। और जब ये ऊपर होगा तो हम बोलेंगे मार्केट ऊपर है, नीचे होगा तो हम बोलेंगे मार्केट नीचे है। हम लोगों ने निफ्टी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसी प्रकार से हम लोगों ने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में टॉप के 10 जो भी बैंकिंग शेयर्स हैं, बैंकिंग कंपनियां हैं अपने देश में, वो मिलके बनाती हैं बैंक निफ्टी। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेड होता है। हम लोगों ने एक पीछे ट्रेनिंग में ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों है। ऐसा इस मतलब बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं बजाय कि शेयर्स में ट्रेड करने के। उसका कारण ये है कि जो बैंक निफ्टी या निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, मिड कैप, ये सारे इंडेक्स जो है, ये क्या होते हैं, कुछ एक कंपनियां मतलब कुछ जो 10, 20, 50, 60, 100 कंपनियों को मिलके ये इंडेक्स बनता है। अब जब मान लो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 50 कंपनियों का जो प्राइस मूव करेगा और उनकी जो वेटेज है उसके एवरेज के हिसाब से निफ्टी का प्राइस मूव करेगा। मान लो रिलायंस का शेयर आज 2% ऊपर है, ठीक है, और एसबीआई का शेयर आज 2% नीचे है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि दोनों की सेम वेटेज है। सो निफ्टी का प्राइस क्या होगा, निफ्टी का प्राइस साइडवेज होगा, मतलब वहीं पे होगा, ज्यादा मूव नहीं कर रहा होगा वो। क्यों? क्योंकि रिलायंस 2% ऊपर था, एसबीआई 2% नीचे था, तो निफ्टी क्या होगा, वहीं पे खड़ा होगा, कोई मूव नहीं कर रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड रिलायंस का शेयर 3% ऊपर था, एसबीआई का शेयर 1% नीचे था। दोनों की वेटेज अगर हम एक बार को सेम मान ले तो निफ्टी की एवरेज, निफ्टी कहां पे होगा,
निफ्टी होगा 2% ऊपर, क्योंकि दोनों की एवरेज ले रहा है ना वो तो। सो इसी प्रकार से अगर अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक कंपनी रोज 5-5, 6-6% भाग रही है, नहीं ना। कुछ भागेंगे, कुछ कम भागेंगे, कुछ उल्टी डायरेक्शन में भी चलेंगे, कुछ ज्यादा उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। सो उससे क्या होता है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा स्टेबल रहता है। स्टेबल से मतलब क्या है कि वो ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स कम देता है। अब स्टॉक्स में तो 5-5, 6-6, 10-10% का सर्किट भी लग जाता है, 20-20% भी कई बार शेयर्स टूट जाते हैं, ठीक है ना, या ऊपर भाग जाते हैं। तो अगर गलती से आप किसी ऐसी चाल में फंस गए जहां पे कि मार्केट आपके अगेंस्ट हो गई, तो आपकी कैपिटल का आप यूं मान लो कि 10% एक दिन में उड़ जाएगा या 20% एक दिन में उड़ जाएगा। तो वो क्या होता है, रिस्की होता है। आने को 10% 20% आ भी जाता है, लेकिन आदमी क्या बोलता है पहले, यार मेरे पैसा सेफ होना चाहिए, आए ना आए वो बात की बात है। तो इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि जो रेगुलर काम करते हैं या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं, या जो एफआईआईज हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिनको डीआईआई हम बोलते हैं, सो ये करते हैं काम मोस्टली इंडेक्सेस में। शेयर्स में भी करते हैं, लेकिन उनका एक मेजर जो चंक होता है वो इंडेक्सेस में होता है, बिकॉज इंडेक्स रिलेटिवली सेफ होता है। रिलेटिवली का मतलब ये होता है कि एज कंपेयर टू दूसरे जो शेयर्स हैं उनसे इनका जो प्राइस होता है वो उन वैसा फ्लक्चुएट नहीं करता है, वैसा वोलेटाइल नहीं होता है, इसलिए इंडेक्स में काम किया जाता है। इंडेक्स का प्राइस क्या होगा, 1% ऊपर चला जाएगा, 2% ऊपर चला जाएगा, किसी दिन बहुत ही ज्यादा हुआ तो 3% ऊपर चला जाएगा। मैंने तो अपनी लाइफ में 2 ही बार देखा है जब 5-5% ऊपर या नीचे हुआ है। एक तो बजट वाले दिन था, ठीक है, एक जिस दिन 22 तारीख को या 23 तारीख को पिछले साल जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जब मार्केट खुली थी तो सीधी मार्केट टैंक हुई थी, उस दिन था 5-6%। सो अदरवाइज नॉर्मल डेज में जो इंडेक्स होता है हमारा, निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करता। उसकी मूवमेंट होती है 0.5%, 1.25%, 1% हायर साइड पे। अगर हम आज की बात करें, आज की तारीख में बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो हम देख लेते हैं। एनएससी की साइट पे हम लोग जाएंगे और हम लोग बैंक निफ्टी का प्राइस देख लेंगे। अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा होगा कोई चलो इसी पे देख लेते हैं, शायद आपको दिखेगा नहीं। एक मिनट को मैं दूसरा टैब खोल लेता हूँ। ये देखो, आज निफ्टी 1.25% नीचे है, ठीक है ना। तो मतलब ये काफी नीचे है। आज अगर बोलेंगे तो मतलब कल 1.5% या 2% हो गया, तो कल आप अखबार में देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के इतने लाख करोड़ रुपए डूब गए। जब अखबार में आते हैं ना हेडलाइन कभी कभी कि मार्केट ने इतने लाख करोड़ डुबो दिए या इतने लाख करोड़ बना लिए, वो जो फिगर आएगी हमेशा लाख करोड़ में ही आएगी। क्योंकि मार्केट में कैपिटलाइजेशन इतनी है, तो 2 लाख करोड़ आएगी, 1 लाख करोड़ आएगी, 2.5 लाख करोड़ आएगी। इस प्रकार से फिगर्स आपने अक्सर मार्केट में देखे होंगे कि मार्केट ने इतना पैसा इन्वेस्टर्स का डुबो दिया या इतना पैसा बना लिया। तो अगर ये फिगर कहीं ना कहीं आपको 2% के आसपास टूटती हुई दिखे ना, 2 या 3% के आसपास, तो मतलब आपको अगले दिन अखबार में खबर आ जाएगी कि शेयर मार्केट में भारी गिरावट, इन्वेस्टर्स का 2 लाख करोड़ रुपए डूब गया। या कभी ये 2% ऊपर आपको दिखेगा, तो उसका मतलब ये है कि शेयर बाजार में भारी खरीदारी और शेयर मार्केट सूचकांक 2000 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे था। इस प्रकार की न्यूज आपको जब दिखेगी तो ये जो इंडेक्स है ये लगभग 2%, 2.5% मूव होगा। तो कहने का मतलब ये जो इंडेक्स जो होते हैं वो रिलेटिवली सेफ होते हैं। इंडेक्स कभी भी आपको 5% से ऊपर मुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। कभी कभी रेयर चांसेस होगा, 1-2 साल में आपको एक दिन दिखता है। लेकिन शेयर्स क्या है, शेयर्स तो रोज ही घूम जाते हैं 5-5%, 10-10%, ठीक है ना। कोई भी न्यूज आ गई, अब पीछे क्या हुआ था, एसबीआई के रिजल्ट आए थे। आप लोगों ने अगर कोई रेगुलर मार्केट के टच में रहता है तो एसबीआई के रिजल्ट आए थे। एसबीआई के रिजल्ट आए मार्केट बंद होने के जस्ट बाद में, 4 बजे के आसपास, अभी पिछले महीने की बात है। अब एसबीआई के रिजल्ट आए, उस टाइम एसबीआई था, आप मान के चलो कि 333 के आसपास, 330, 332 के आसपास था, ठीक है। मार्केट बंद हो गई,
अब मार्केट बंद होने के बाद एसबीआई के रिजल्ट आ गए। देखो एसबीआई एक ऐसा शेयर है जो कि हर एक बंदा लेना चाहता है, बस ये कि वेट करता है कि मैं किस पॉइंट पे लूं, थोड़ा सस्ता हो जाए तो ले लूं, या मुझे कोई एक बार मन में सबके कि एसबीआई बहुत अच्छा बैंक है भाई, सारा सरकारी जितने भी तनख्वाहें हैं मोस्टली सब उसी में आती हैं, पेंशन है वो उसमें आती है, मतलब कैपिटलाइजेशन सभी में एचडीएफसी और एक दो बैंकों के बाद उसकी आती है सबसे बड़ी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनमें सबसे बड़ा है। तो मतलब हर एक बंदा सोचता है एसबीआई का शेयर किसी ना किसी टाइम पे लेके रख लेना है भैया। अभी हर एक बंदा वेट में था, एसबीआई कोई बोल दे कि एसबीआई के रिजल्ट अच्छे आ गए तो मैं ले लूं। अब भैया वो जो 333 के आसपास जो चीज बंद हुई थी 3:15 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ, तो बंद हुई थी। अभी क्या है, मार्केट में दोनों प्रकार के लोग हैं। अब 4 बजे उसके नंबर्स आने हैं। नंबर्स का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। नंबर्स क्या होते हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं शेयर मार्केट में, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस पे, उनको हर तीसरे महीने, हर क्वार्टर अपना कमाई का लेखा जोखा देना होता है एक्सचेंज को। अगर कोई कंपनी है उसने कितनी बिक्री करी है, उसकी सेल क्या है पिछले 3 महीने में, उसके खर्चे क्या हैं पिछले 3 महीने में, और उन खर्चों को काट के क्या उसने कुछ प्रॉफिट बनाया, क्या उसने कुछ लॉस बनाया, इसकी जानकारी शेयर मार्केट को जो चलाते हैं एक्सचेंजेस उनको देनी पड़ती है, हर एक वो कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। अभी तो हर तीसरे महीने आप मान के चलो इनके रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। अब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स एसबीआई के आए पिछले महीने, तो वो बहुत ही बेहतरीन आए, उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया, उनका एनपीएस जो आपके नॉन परफॉर्मिंग जो उनके एसेट्स हैं, जो पहले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गए थे एक टाइम पे कि बहुत से कॉर्पोरेट्स ने लोन ले लिया और उस लोन को नहीं भरा, तो वो क्या हो गया, उनके लिए बैड लोन हो गया। बैड लोन का मतलब वो उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग हो गया। एसेट्स बैंकिंग के अगर कुछ लोग होंगे यहाँ उनको पता होगा कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है। बैंक में आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, उसमें 5,000 रुपए डाल दिए, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक को उस पर ब्याज देना है। बैंक ने एक आपको लोन दे दिया, पर्सनल लोन 2 लाख रुपए का, वो बैंक के लिए एसेट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी और एसेट्स 2 चीजें यूज होती हैं। लाइबिलिटी वो है जिन पे बैंक को ब्याज देना है, एसेट वो है जिसपे बैंक को ब्याज देना है। सिंपल, सीधा सीधा। तो जब आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज में या पढ़ा होगा एनपीए बढ़ गए, एनपीए बढ़ गए, एनपीए हो गया, एनपीए हो गया, क्या होता है भैया एनपीए, है ना? तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? जो बैंक ने लोन बांटा हुआ है वो बैंक उसको बोलता है एसेट। खत्म। सो जो बैंक ने लोन बांटा, जो भी एसेट उसकी परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब रिटर्न नहीं लेके आ रही है, मतलब 3 महीने से ज्यादा हो गए आपने बैंक की किस्त नहीं चुकाई, तो बैंक बोलेगा भैया ये तो मेरा एनपीए हो गया। एनपीए होगा मतलब कि मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, चीजें, लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब जिस कस्टमर को मैंने अपनी एसेट दी थी, अपना लोन दिया था, वो उस लोन को नहीं भर रहा है। नॉर्मली 3 महीने बाद, अभी 3 महीने का रूल है, 3 महीने तक अगर कोई किस्त नहीं आती है, एक भी किस्त किसी लोन की, तो वो जो लोन है वो एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद वो जो भी उनकी रिकवरी की पॉलिसीज हैं उसके तहत जाता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे एसबीआई के रिजल्ट्स की। तो एसबीआई के रिजल्ट्स में रेवेन्यू भी बढ़ गया और उनके एनपीए भी कम हो गए। कम हो गए का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर। अभी ये भी बहुत बार आपने सुना होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, ये क्या होता है, ये इसको भी समझ लो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब ये है कि भैया पिछले क्वार्टर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था और इस क्वार्टर में कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। तो वो क्या हो गया, जो जब हम किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं। मतलब भैया फलाना कंपनी अच्छी है, कैसे अच्छी है भैया, कि वो अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है का मतलब क्या है कि भाई पिछले क्वार्टर में या पिछले साल में उसका प्रॉफिट इतना था और इस क्वार्टर में या इस साल में उसका प्रॉफिट बढ़ के डबल हो गया। ठीक है ना?
तो हम इसी से तो देखेंगे ना, कोई इंप्रूव कर रहा है तो इंप्रूव कैसे कर रहा है कि भाई पहले नंबर कम थे अब नंबर ज्यादा हो गए तो इंप्रूवमेंट होगी, पहले नंबर ज्यादा थे अब नंबर कम हो गए तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। तो जो जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर जो भी नंबर्स होते हैं उनके बेसिस पे होती है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही एक फिगर होता है, प्रॉफिट के अलावा भी उसमें दुनिया जहान की चीजें होती हैं जो कि देखनी पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस में। लेकिन आप ये मान के चलो कि उनका रेवेन्यू भी इंप्रूव हुआ, एनपीएस भी डाउन हुए, तो मार्केट ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से लिया, मतलब इन्वेस्टर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिया। अभी मार्केट अगर 3:30 बजे बंद हो गई है तो आप समझो एसबीआई के रिजल्ट आने हैं 4 बजे। तो यहां पे दो प्रकार के लोग हैं जो कि बेट करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं स्पेकुलेट करेंगे। उस एक ग्रुप बोलेगा कि एसबीआई के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, भैया लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद मोनोटोरम हो गया, मोनोटोरम के बाद लोगों ने मोनोटोरम तो ले लिया, लेकिन उसके बाद लोगों के पास किस्त भरने के पैसे एकदम से कहां से आ जाएंगे? 3-6 महीने लोगों ने किस्त ना भरने की आदत पड़ गई, उनका काम धंधा उतना अच्छा नहीं चला, या उनको नौकरी में कोई दिक्कत आ गई, इस करके सरकार ने तो दे दिया मोनोटोरम, 6 महीने का दे दिया। लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद जब वो बोलेंगे कि भैया आप किस्त भरो लोन की और किस्त के साथ साथ ब्याज भरो, तो बहुत से लोग इस हालत में नहीं होंगे जो कि एकदम से उसको कॉप अप कर पाए, मतलब उसको एकदम से कर पाए। सो एक सोचने वाला ग्रुप ये होगा कि यार इनके तो एनपीए बढ़ेंगे क्योंकि मोनोटोरम के बाद इनके पहले नंबर्स हैं, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने डिफॉल्ट करेंगे लोन्स पे अपने, तो इनके नंबर्स खराब आएंगे। तो कुछ लोग क्या हो गया, वो लोग शॉर्ट करके चले गए। उसको बोलते हैं शॉर्ट करना, मतलब आपके पास कोई चीज आपको लग रहा है कि यहां से नीचे जाएगी तो उस चीज को आप शॉर्ट कर सकते हो। सो बहुत से लोग शॉर्ट करके गए। अब मान लो एसबीआई का 333 पे शॉर्ट कर दिया, मैंने बोला कि ये तो नीचे ही जाएगा, मार्केट में नंबर्स इसके अच्छे आएंगे नहीं और ये नीचे जाएगा, तो मतलब यूं लगा लो कि कल खुलेगा ये नीचे। दूसरा ग्रुप क्या बोला कि भैया ये तो नंबर्स इसके अच्छे आने की उम्मीद है तो हम इसको लेके जाते हैं, तो उसने उसको लॉन्ग करके गया और पहले वाला ग्रुप उसको शॉर्ट करके गया। अभी हम लोग जो ओरिजिनली जो बात कर रहे थे कि शेयर मतलब इंडेक्स और शेयर में क्या डिफरेंस है और इंडेक्स में काम क्यों करते हैं बड़े बड़े ग्रुप्स, तो अभी आप यकीन कीजिए कि एसबीआई के नंबर्स अच्छे आए और एसबीआई अगले दिन खुला ही 10% ऊपर। समझो, मतलब जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट ओपन जो उसका प्राइस था वही 480 था, सॉरी 380। तो जो पिछले दिन जो चीज 333 पे बंद हुई है वो अगले दिन सीधी 380 पे खुली। अब सोचो, जिस आदमी ने ये सोचा कि मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं ट्रैप, वो ट्रैप हो गया। मार्केट अगले दिन गैप अप खुली और गैप अप खुलते ही उसमें सर्किट लग गया। सर्किट क्या होता है, जितने भी एक्सचेंजेस पे जो शेयर्स हैं वो, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ज्यादा रिस्क ना हो, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही घंटे में सारा पैसा जीरो हो गया, इसलिए मार्केट क्या करता है, अलग अलग टाइप के शेयर्स में अलग अलग परसेंटेज के फिल्टर वो होते हैं, सर्किट्स होते हैं, और कितनी बार कौन सा सर्किट लगा है इस पे भी फिर वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट का सर्किट होगा। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि 10% का सर्किट एसबीआई में लग गया। मतलब एसबीआई या जो मोस्टली जो अच्छे अच्छे जो शेयर्स हैं उनका पहला सर्किट है 10% का। 10% मार्केट नीचे 10% उसका प्राइस टूट गया नीचे, तो मार्केट बंद हो, मतलब ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। सर्किट लगने का मतलब होता है ट्रेडिंग बंद हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या उस पर्टिकुलर शेयर में। अभी जब 10% ऊपर खुला एसबीआई, खुलते के साथ उसमें लग गया सर्किट। खुलते के साथ सर्किट लगने का मतलब कोई निकलना भी चाहे तो भी नहीं निकल सकता। मैं आपको बहुत रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं और मैं आपको सामने उसका चार्ट भी पुल कर देता हूं, एक मिनट। हाँ, एसबीआईएन ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली जानना जरूरी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर टाइम देंगे। आपके सामने एसबीआई का चार्ट आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का।
डेली चार्ट लगाते हैं। मैं बात कर रहा था इसकी, तारीख है ये 3 फरवरी, ये लगाया हुआ है मैंने डेली चार्ट। मतलब ये जो कैंडल हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखी थी, तो ये कैंडल अभी क्या है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट का मतलब एक कैंडल एक दिन की है। एक दिन का होने का मतलब क्या हो गया कि भैया ये कैंडल मतलब 4 तारीख को एसबीआई का शेयर यहां पे खुला, नीचे यहां तक गया और उसके बाद ऊपर जाके बंद हुआ और हाईएस्ट पॉइंट उसका ये था। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये कैंडल सीख ली थी, तो दोबारा तो मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो अभी देखो क्या हुआ, यहां पे मार्केट क्लोज हुई थी 355 के आसपास भाव था। मैं शायद उसका फ्यूचर की बात कर रहा था। फ्यूचर और स्पॉट का भाव आप ये भी जान लीजिए कि उसमें हमेशा थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा। हम लोग एक्सपायरी के विषय में जानेंगे बाद में कि एक्सपायरी क्या होती है, मंथली और वीकली एक्सपायरीज क्या होती है और उनका तात्पर्य क्या होता है, और फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस क्या होते हैं। लेकिन आप अभी के लिए मान लीजिए कि मोस्टली जो 140 145 के आसपास कंपनियां हैं निफ्टी पे, एनएसई पे, जिनके की फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है, एफएनओ सेगमेंट जिनका एक्टिव है। तो जिनके भी एफएनओ सेगमेंट एक्टिव होता है, जिन भी शेयर्स का, उनके डेरिवेटिव सेगमेंट ऑन होते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट ऑन होने का मतलब ये होता है कि आप उसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, आप उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। सो अभी जो हम जो चार्ट देख रहे हैं वो स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं। स्पॉट का चार्ट मतलब हम लोग फ्यूचर का चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड जो एसबीआई का जो शेयर है उसका चार्ट देख रहे हैं। सो अब ये देखिए, जिस बंदे ने यहां पे शॉर्ट करके चला गया वो ये चीज डायरेक्ट 387 पे ओपन हुई। 387 पे ओपन हुई, उसमें लग गया फिल्टर और उसमें लग गया सर्किट लग गया 10% का। किसी को ट्रेड उसके दौरान करने की इजाजत नहीं होती है, मतलब लगता ही नहीं है कोई भी ट्रेड उसमें। 15 मिनट बाद सर्किट खुलता है, मतलब अगर किसी शेयर में सर्किट लग गया तो उसमें 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, 15 मिनट बाद उसमें ट्रेडिंग फिर से चालू होगी। अब भैया उसमें 15 मिनट बाद जब ट्रेड चालू हुआ तो वो फिर से 5% ऊपर खुला। मतलब ये लगा लो कि एक बार ट्रेडिंग बंद हो जाती है, ट्रेडिंग बंद होने के बाद दोबारा ट्रेडिंग चालू होती है। सो दोबारा जब ट्रेडिंग चालू हुई तो वो सीधा 401 402 पे जाके खुला। सो जो चीज 350 340 के हेरफेर में थी पिछले दिन, वो अगले दिन जब कोई उससे निकल पाएगा या निकल पाता, तब तक वो ऑलरेडी 400 के ऊपर चीज थी। मतलब अगर उसको निकलना भी है ना, कोई सोचे यार ये तो गलत चाल पड़ गई, निकलना है, सो निकलेगा भी तो वो 404 405 पे जाके, उससे पहले मार्केट उसको मौका ही नहीं देगा निकलने का। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शेयर्स होते हैं वो बहुत वाइल्ड मूव करते हैं, दे सकते हैं कभी कभी 10%, 15%, 20%, कोई बड़ी बात नहीं है। खूब आराम से आपको एग्जांपल्स ऐसे दिख जाएंगे। मैंने एक बहुत रिसेंट एग्जांपल दिया है आपको, और आप अगर डेली के जो होते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स देखोगे तो उसमें आपको खूब आराम से 10-11% शेयर्स ऊपर नीचे दिख जाएंगे। अभी क्या होता है, इंडेक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता। इंडेक्स में अगर बहुत ज्यादा होगा तो 1%, 2%, 2.5%, इससे ज्यादा जनरल सिनेरियो में, नॉर्मल केस में नहीं होता। कोई लॉकडाउन लग गया या चाइना में कहीं कुछ हो गया, कुछ मतलब ट्रीटी कोई फेल हो गई, कहीं कोई बम फूट गया, तो वाइल्ड मूव्स आते हैं इंडेक्स में, अदरवाइज नहीं आते। और ये मान के चलो जब इंडेक्स में वाइल्ड मूव्स आएंगे, जब इंडेक्स मान लो कि 4% टूट गया या 5% टूट गया, तो जो आपके शेयर्स हैं वो सारे 20% टूटे होंगे। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स में ट्रेड करना रिलेटिवली सेफर होता है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। इसलिए बहुत से लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। जब बहुत से लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स में वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम से मतलब ये क्या है कि जितने ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे, उतना जितने ज्यादा उसमें ट्रेड्स डलेंगे, उतने ज्यादा उसमें लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी होगी मतलब आपको खरीदने या बेचने में आसानी होगी। इसलिए हम हमेशा ऐसे चीज में काम करते हैं जिसमें कि लिक्विडिटी हो, जिसमें कि वॉल्यूम हो,
ताकि हम जिस भी पॉइंट पे कोई भी चीज बेचना चाहें वो बिक जाए, जिस भी पॉइंट पे कोई भी चीज हम खरीदना चाहें उसको हम खरीद लें। इसलिए हम इंडेक्स में काम करते हैं। इंडेक्स रिलेटिवली सेफर होता है और इंडेक्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है। हम जब भी चाहें किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज से निकलना, हम आराम से निकल सकते हैं। इसलिए हम इंडेक्स में काम करते हैं। अभी इंडेक्स का हमारे को पता कैसे लगे? इंडेक्स तो ठीक है, अब इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका पता कैसे लगे? उसका पता करने के दो तरीके हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है ना? अब टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने कुछ लास्ट टाइम कुछ चीजें देखी थी, उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम प्राइस एक्शन की बात की थी, हम उसकी बात करेंगे। अभी हम देखते हैं दो तीन चीजें टेक्निकल एनालिसिस की देखते हैं पहले, कि हमारे को पता कैसे लगता है कि प्राइस ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, या आज की तारीख में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दो तीन चीजें आप यूज कर सकते हो उसके लिए। बेसिकली पहले तो देखो, इस प्रकार का एक चार्ट आप लगा लो। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का चार्ट आप नॉर्मली यूज करो 5 मिनट का चार्ट। 10 मिनट का कर सकते हो, 15 मिनट का कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको सिग्नल्स बहुत कम दिखेंगे। बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। या जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं वो 10 या 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, या आधे घंटे के चार्ट पे भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो 2 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट आप यूज कर सकते हो। कभी भी 9:30 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेनी है। 9:30 बजे से ट्रेड पहले इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलती है। मार्केट खुलते ही मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट में क्या करना है। आपको लगेगा मार्केट नीचे जा रही है, आपके ट्रेड लेते ही एकदम मार्केट वहां से घूम जाएगी। तो उसमें क्या होता है, सौदे डल रहे होते हैं या सौदे कट रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो कल बीटीएसटी करके गया है या एसटीबीटी करके गया है, उसका सबसे मार्केट खुलती है सबसे पहला क्या होगा उसका काम। हम लोगों ने एसटीबीटी बीटीएसटी और एसटीबीटी के बारे में बात किया था लास्ट टाइम। बीटीएसटी क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी। ठीक है ना? आज खरीदो कल बेचो। एसटीबीटी क्या होता है? सेल टुडे, आज बेचो, बाय टुमारो मतलब कल खरीदो। अगर आपको लगता है एसबीआई नीचे जाएगा तो बेच के चले जाओ, मतलब एसटीबीटी करके चले जाओ। अगर आपको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा तो बीटीएसटी कर लो, मतलब बाय टुडे कर लो, सेल टुमारो कर देना। अभी जो बीटीएसटी या एसटीबीटी जो करके गए उनका सुबह उठते ही क्या काम है? मार्केट एनालाइज करेगा क्या ट्रेंड क्या है मार्केट का? नहीं, उसका सबसे पहले भाई जो बीटीएसटी करके गया ना, वो सबसे पहले उससे ही ट्रेड काटेगा। 5-10 मिनट वेट कर लेगा, ज्यादा करना ही होगा तो। अच्छा। अदरवाइज तो सब, क्योंकि देखो चीज वही लेके जाता है जिसका खुलने का चांसेस ऊपर या नीचे होता है। इसमें नेक्स्ट डे मतलब उसको वॉलेटाइल होगा, या तो उसको शाम को कोई रिजल्ट आने होंगे, या कोई और किसी प्रकार की न्यूज आनी होगी, या उसने चार्ट में देख के उसको लगा कि या तो ब्रेकआउट दे रहा है और कल सुबह ये ब्रेकआउट देगा, या यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है तो कल सुबह ब्रेकडाउन होगा। इस प्रकार से जो भी बीटीएसटी करेगा ना, उसका सबसे पहला काम होता है सुबह उठ के, जो मैं बीटीएसटी या एसटीबीटी करके गया हूं उसका भाव कितने बजे कितने पे खुला है, और शुरू के 10 से 15 मिनट के अंदर वो ट्रेड काट देता है। बीटीएसटी और एसटीबीटी का मतलब यही होता है मेरे दोस्त। ठीक है ना? शुरू के 10 से 15 मिनट में वो अपना भाव काट के क्योंकि शुरू का जो 15 मिनट का या 10 मिनट का जो गेम है या 5 मिनट का जो गेम है, उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। 1-2% ऊपर नीचे शेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो एसटीबीटी या बीटीएसटी करके गया वो अपना उसको 1-2% जहां पे देखा वो अपना काट के निकल जाता है। तो शुरू के 10 मिनट मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स है उसको अक्सर बोला जाता है कि आप उससे बाहर रहे। हालांकि काम करने वाले उसी में काम करके अपना प्रॉफिट 10 मिनट में निकाल के घर चले जाते हैं। काम करने वाले उस तरीके से भी काम करते हैं, लेकिन न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप 9:30 बजे के बाद ही काम चालू करें। अभी हमने ये देखा कि ये जो आज जो बैंक निफ्टी खुला, वो क्या कल की प्राइस से नीचे खुला या प्राइस से ऊपर खुला? कल बैंक निफ्टी यहां पे क्लोज हुआ था। मैं एक दो लाइन स्क्रॉल कर दूं इसमें।
बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग ये थी। बैंक निफ्टी की आज की ओपनिंग ये थी। तो ग्लोबल संकेतों के चलते यूएस की मार्केट कल डाउन थी। उनका कुछ इश्यू चल रहा है, जो उन्होंने पैकेज बनाया था स्टिमुलस वाला, उसको लेके। तो अगर यूएस की मार्केट डाउन थी और हमारे इंडिया की मार्केट खुलने से पहले एशिया की मार्केट खुल जाती है, चाइना की मार्केट खुल जाती है, ठीक है, सिंगापुर की मार्केट खुल जाती है, आपकी जापान, कोरिया, ये जो कंट्रीज हैं जो कि आपके ईस्ट साइड में हैं, मतलब अगर हम इंडिया का मैप देखें या वर्ल्ड का मैप देखें तो जो ईस्ट साइड वाली जो कंट्रीज हैं उनके शेयर मार्केट्स हमारे से पहले खुल जाते हैं, लगभग 5:30-6 बजे खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसमें कि जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये खुलना स्टार्ट होते हैं। तो इनके ये भी सुबह नेगेटिव खुले थे। सो क्या होता है, मार्केट जब भी यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट या बाकी ग्लोबल मार्केट अगर नीचे होंगी तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो नीचे ही खुलता है अक्सर, मतलब वो खुलेगा ही नीचे। ऐसा नहीं है कि कल जहां पे बंद हुआ था वहां पे खुल के फिर नीचे आएगा, नहीं, वो खुलेगा ही नीचे। तो आज जो मार्केट जो आज खुली थी, मार्केट लगभग 0.5% के आसपास गैप डाउन खुली थी। उसको बोलते हैं गैप डाउन। टर्मिनोलॉजी इस पे ध्यान देना। अगर मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे खुली है तो उसको बोलेंगे गैप डाउन, अगर मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर खुली है तो उसको बोलेंगे गैप अप। तो आज की मार्केट थी गैप डाउन। तो एक तो चीज आपको ये देखनी है कि मार्केट कहां खुली है। अगर मार्केट पहले दिन के प्राइस से जिसपे बंद हुआ था उससे नीचे खुली है और अभी का जो उसका प्राइस चल रहा है, भाई मार्केट अभी 1% नीचे है, कैसे निकालते हैं 1% नीचे? अभी क्या भाव चल रहा है और कल किस भाव पे बंद हुआ था, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज हो गया 1%। समझ गए आप? कल अगर 100 रुपए पे बंद हुआ था, आज अगर 98 रुपए पे खुला है तो मतलब मार्केट 2% नीचे खुली है। कल अगर 100 रुपए पे बंद हुआ था, आज अगर अभी 90 रुपए उसका रेट चल रहा है, तो मतलब ये पर्टिकुलर मार्केट या ये पर्टिकुलर शेयर 10% नीचे है। तो जो बोलते हैं ना परसेंट नीचे है, उसका मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। जिस पॉइंट पे कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट कल कितने पे बंद हुआ था वर्सेस अभी कितने पे चल रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो उसका जो हम बोलते हैं कि इतना परसेंट नीचे है, उसका परसेंटेज निकलता है। मतलब कल जितने पे बंद हुआ था वो भाव, जो अभी जो भाव चल रहा है वो भाव, दोनों का माइनस, भाग कर दो उसको कल जिस भाव पे वो बंद हुआ था, वो आ गया उसका परसेंटेज कि भैया परसेंटेज इतना परसेंटेज नीचे है। जब मैंने बोला ना 0.5% नीचे खुला था, तो उसका मतलब क्या था कि अगर कल वो 100 रुपए पे चल रहा था और अभी जो खुला वो 99.5 पे खुला, तो मतलब वो 0.5% नीचे खुला। उम्मीद है सबको क्लियर है ये चीजें। तो अब देखो, जिस भी टाइम आप उठ के आए, जिस भी टाइम आपने मार्केट में देखा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर मार्केट या कोई भी चीज अगर माइनस में है ना, तो आपको हमेशा उसको सेल करना है। कोई चीज अगर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो आपको हमेशा उसको बाय करना है। ये एक रूल बना लो अपना। कभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर मार्केट या कोई पर्टिकुलर शेयर जो आप लेना चाह रहे हो वो अगर ऊपर है तो आप हमेशा लॉन्ग करोगे, मतलब बाय करके पैसा बनाओगे। अगर मार्केट या कोई जो शेयर जिसमें आप काम करना चाह रहे हो वो नीचे है तो आप हमेशा उसमें शॉर्ट करोगे, बाय कभी नहीं करोगे। या यूं कह ले, आप सिर्फ बाय वही शेयर करोगे जो कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे जाने वाले शेयर आप कभी बाय नहीं करोगे। आप कभी भी नीचे जाने वाली चीज को बाय नहीं करोगे, नीचे वाले जाने वाली चीज को आप हमेशा सेल करके पैसा बनाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग अपनी एक सेकंड, मैं वेट बोलूंगा। इसको कहते हैं, एक आपने टर्म सुना होगा कभी अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो, बिजनेस न्यूज, वो बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है आपका दोस्त है। जो मार्केट का ट्रेंड है, जो किसी पर्टिकुलर शेयर का ट्रेंड है, आप उस ट्रेंड के साथ चलो, है ना। तो अगर मार्केट ऊपर है तो बाय करो, अगर मार्केट नीचे है तो सेल करो। मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, हीरो मत बनो कि यार मुझे तो ये लगता है कि मार्केट जितनी नीचे जानी थी वो जा चुकी, अब तो यहां से ऊपर आएगी। कोई भी बंदा, मैं जनरल बंदों की बात कर रहा हूं, गिफ्टेड माइंड हो सकता है, एक्सेप्शंस हमेशा हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बंदा किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि भैया यहां पे इसका बॉटम हो गया है या यहां पे ये इसका टॉप बन गया है। बॉटम से मेरा मतलब ये है कि भैया यहां से नीचे नहीं जाएगा, मतलब जैसे आज की अगर हम बात करें तो ये इसका बॉटम है, मतलब इसके नीचे नहीं गया वो, ठीक है। या टॉप की बात करें तो ये इसका टॉप है, इसके ऊपर नहीं गया। कोई भी बंदा, देखो अभी तो हम बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइम जा चुका है। समझो ये जो बॉटम बना ये 11:30 पे बना, लेकिन अगर 11:30 की कैंडल में जरा ऐसे कर दूं, आप देखना इसको जरा, अभी मार्केट चल रहा है, ये मैंने छुपा दिया, आगे का छुपा दिया है। अब ये 11:30 की कैंडल है, क्या आप यहां पे ये कह सकते हो कि यहां से नीचे नहीं जाएगा? क्या इस पॉइंट पे कोई भी बंदा ये कह सकता है कि यहां से नीचे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा यार? जब यहां से नीचे यहां पे आ गया, जब यहां से नीचे यहां पे आ गया और यहां से नीचे यहां पे आ गया, तो यहां से नीचे क्यों नहीं जाएगा? नीचे जाएगा ना ये। हाँ, जा सकता है। तो मोस्टली लोगों को ये लगेगा कि ये यहां से और नीचे जाएगा, लेकिन ये तो यहां से घूम गया। कहने का मतलब ये है कि चलती हुई मार्केट में, रियल सिनेरियो में कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहां से ये घूम जाएगा या यहां से ये और नीचे नहीं जाएगा। अभी मैंने बड़ी आसानी से लाइन खींच दी, लेकिन वो 11:30 बजे की बात है। जब मैंने 11:30 बजे के आगे का टाइम जब हाइड कर दिया, आगे की बात जब हाइड कर दी, तो आपको ये चीजें क्लियर हुई दोनों सिनेरियो की। जब 11:30 पे जब मैं देख रहा हूं और 11:30 का जब चार्ट देख रहा हूं और आगे की कैंडल्स हाइड कर दी गई हैं, तो ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट यहां से ऊपर या नीचे किस साइड जाएगा। उस टाइम ये लगता है कि यहां से मार्केट और नीचे जाएगा। अभी मार्केट यहां पे है, अभी मार्केट यहां से कहां जाएगा कोई नहीं कह सकता ना, शॉर्ट तो कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। अब ये जो कैंडल जो बन रही है, ये तो नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है। तो इसलिए कोई भी कभी भी मार्केट का ना टॉप पकड़ पाया है, ना मार्केट का बॉटम पकड़ पाया है। हाँ, तुक्के लग जाते हैं, ठीक है ना, तुक्के लग जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके भी कर लेते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत सी चीजें होती है जो हम सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे है कि यार ये जो इस पॉइंट पे क्या है कि आरएसआई कितना था इसका, एक मिनट को, ये चार्ट शायद ढंग से नहीं लगा हुआ। एक चीज, चलो वो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सब कुछ नहीं तो रायता हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से मार्केट घूमेगा या बॉटम आउट होगा नहीं होगा, उसके आसपास का अंदाजा लगता है। एग्जैक्ट पॉइंट तो फिर कोई भी नहीं पकड़ सकता, आसपास का अंदाजा लगता है। तो हम शायद क्या बात कर रहे थे कि मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम देख रहे थे कि यहां से एनीवेज, तो हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलोगे, आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे ये मार्केट बॉटम आउट हो गया है, मैं यहां से इसको बाय कर लेता हूं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि यार ये तो बहुत टूट गया है, अगर मैं यहां से इसको बाय करूंगा या यहां से इसको सेल करूंगा तो मैं ट्रैप हो सकता हूं, इसलिए मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस रेंज में ट्रेड ले लेते बहुत अच्छा था, आप इस रेंज में ट्रेड ले लेते बहुत अच्छा था, लेकिन जब चीज ऑलरेडी गैप डाउन खुल गई 0.5%,
उसके बाद वो 1% और टूट गई, तो जब ऑलरेडी चीज 1.5% ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे यार 1.5% तो ऑलरेडी टूट चुका है, हो सकता है यहां से घूम जाए, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, हो सकता है मैं ट्रैप हो जाऊं। ठीक है। तो जब मैंने बोला कि हम हमेशा ट्रेंड के साथ चलेंगे, उसका मतलब यह है कि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, नीचे का ट्रेंड है, तो हम हमेशा सेल करेंगे। अगर ट्रेंड ऊपर का है, ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो हम हमेशा बाय करेंगे। लेकिन उसमें दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हम कभी भी बाय कर लेंगे, आंख बंद करके कभी भी सेल कर लेंगे। हमारे को उसके अलावा 2-3 चीजें और भी देखनी है। अगर कोई चीज ऑलरेडी 1%, 1.5%, 2%, इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, नीचे या ऊपर है, तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हम ट्रैप हो सकते हैं। वहां से इंडेक्स है ना, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सुनो, इंडेक्स कभी भी बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव्स नहीं लेता है, और इंडेक्स कभी वाइल्ड मूव्स लेता भी है तो अपने आप को रिकवर करता है। ठीक है। तो अगर 1.5% नीचे है और मैं उसमें अगर शॉर्ट कर दूंगा तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा, इसलिए मैं 1.5% नीचे मार्केट में शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर मेरे पास कोई और स्ट्रॉन्ग सिग्नल या और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ट्रेड करने का। तो हमने सबसे पहले देखा कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। मार्केट अगर डाउन है तो शॉर्ट करना है, मार्केट अगर लॉन्ग है तो बाय करना है। दूसरा, आपको यह देखना है कि कुछ पॉइंट्स देखने हैं, मतलब कितना परसेंट डाउन हो चुका है। अगर कोई शेयर 10% डाउन है ऑलरेडी, 8% डाउन है ऑलरेडी, तो आप उसमें शॉर्ट नहीं करोगे। कोई शेयर अगर 8% ऊपर हो गया ऑलरेडी, 5% ऊपर हो गया, 10% ऊपर हो गया, तो आप उसमें उस पर्टिकुलर दिन बाय नहीं करोगे। क्यों? 10% पे ऊपर पे जाके अगर आपने बाय कर लिया तो वहां से वो रिट्रेस करेगा ना, 8% भी आएगा, 5% भी आएगा, हो सकता है वो 15 भी चला जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। हम हमेशा ट्रेड वही लेते हैं जिसमें हमारे को प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होती है प्रॉफिट की। अगर हमारे को किसी भी ट्रेड में 50% से कम की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की, तो वो ट्रेड हम नहीं लेते। कोई भी ट्रेडर, किसी भी ट्रेडर को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब आप एक 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 सट्टा खेल रहे हो, आप एक तरीके का जुआ खेल रहे हो। बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है इन सब चीजों में वर्सेस जुए में। ठीक है ना। सो वो हमारे को समझना है। देखो यहां पे क्या है, हम एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, हम एक गेम के रूल्स को फॉलो करते हैं। हम लोग तुक्का नहीं लगाते, हम लोग स्पेकुलेट नहीं करते कि यहां से शायद ऊपर चला जाए। नहीं, हम लोग 4 या 5, मिनिमम 3 चीजों के बेसिस पे भाव को एनालाइज करते हैं और उसके बाद उस ट्रेड में घुसते हैं। और ये आपको हमेशा करना है, कभी भी आंख बंद करके या बिना एनालिसिस के ट्रेड नहीं लेना है। देखो वो तो सिंपल है, अगर आपको तुक्का ही मारना है तो अगर कोई चीज अभी यहां से इस पॉइंट पे चल रही है, ये है यहां पे, ये भाव या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, खत्म। तीसरा तो कोई कहानी नहीं है इसमें, समझ रहे हो? या तो भाव ऊपर जाएगा या भाव नीचे जाएगा। तो तुक्का मारना तो बहुत आसान है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन हम इसमें तुक्का नहीं मारते हैं। हम 50-50 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम 70-80% तक लेके जाते हैं, लेके जाना चाहिए। उसके बाद हमारे को ट्रेड में घुसना चाहिए। मिनिमम हमारे को 70% की प्रोबेबिलिटी चाहिए है किसी भी ट्रेड में घुसने के लिए, अदरवाइज हमारा सेटअप नहीं बनता। इसको बोलते हैं सेटअप बनना, कि भाई मेरा सेटअप नहीं बन रहा, मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा, मतलब जो अपने तरीके से चीजों को जो एनालाइज करना है उस पे वो प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूं। अभी 2 चीजें हम लोगों ने देख ली। अब तीसरी चीज मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जिसको आपको नजर रखना है कुछ भी आप लेते हो तो। एक चीज होती है पिवट पॉइंट। अब हम टेक्निकल में घुस रहे हैं, हम लोग थोड़ा इंडिकेटर्स में घुस रहे हैं। अब एक चीज होती है पिवट पॉइंट, PIVOT, पिवट। पिवट पॉइंट क्या होता है? एक कल किसी भी पर्टिकुलर मार्केट का, इंडेक्स का या शेयर का क्या भाव था, उसकी मूवमेंट कैसी थी कल, मतलब जो दिन बंद हो गया है उसकी बात कर रहा हूं, उसकी मूवमेंट कैसी थी, उसके बेसिस पे एक पॉइंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है कि कल कोई भी चीज, या जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी, उसका हाई क्या था, उसका लो क्या था,
और वो कितने पे बंद हुआ। इन चीजों की एवरेज निकाल के हम एक पॉइंट बनाते हैं कि भाई मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे रहा तो कमजोर रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर रहा तो मार्केट मजबूत रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं अगर किसी भाई को समझ में ना आया हो। पिवट पॉइंट क्या होता है? ये एक नंबर है जिसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, आपको नहीं करनी, वो सभी चार्ट मतलब सभी चार्ट्स में इनबिल्ट होता है। ये जो है ये पिवट पॉइंट है, इनबिल्ट है, ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उस पर। आपको सिर्फ यहां गए, स्टडीज पे गए और पिवट पॉइंट लगा दिया आपने, एज सिंपल एज दैट, किसी भी चार्ट पे। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि पिवट पॉइंट क्या होता है, भाई उसका महत्व क्या है। मतलब बोलने को तो बोल दिया, उसके नीचे रहेगा तो कमजोर रहेगा, ऊपर रहेगा तो मजबूत रहेगा, लेकिन क्यों? जब आप ऐसे सवाल अपने आप से करोगे या अगले बंदे से करोगे तो आप अपने ट्रेड्स को ज्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ। अपने ट्रेड्स को आप 70-75% की जो प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं उस प्रोबेबिलिटी में लेके जा पाओगे, और जितने भी फिर आप ट्रेड्स डालोगे वो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। तो ये जो पिवट पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट होता है कि भाई कल मार्केट कितने पे बंद हुई, कल मार्केट का हाई क्या था और कल मार्केट का लो क्या था। आप लोगों ने तीन चीज पकड़ ली। मार्केट से मेरा मतलब ये है कि जिस भी शेयर या जिस भी इंडेक्स की आप अभी लेने की सोच रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसने कल लो क्या बनाया, उसने कल हाई क्या बनाया, और वो कल कितने पे बंद हुआ। उन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड करके भाग कर दो उसको 3 से, एक नंबर निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। ये पिवट पॉइंट की लाइन है, चार्ट पे ऐसे दिखती है। अब पिवट पॉइंट में 2 चीजें हैं आपको जो देखनी है। आपको ये देखना है क्या इंडेक्स का या उस इंस्ट्रूमेंट का जिसमें आप ट्रेड करने वाले हो, रिलायंस जो भी है, क्या वो पिवट पॉइंट के नीचे खुला या पिवट पॉइंट के ऊपर खुला। फिर से बता रहा हूं, ये पिवट पॉइंट है हमारा, ये लाइन पिवट है। जिस भी चीज में हमारे को ट्रेड करना है, हमारे को ये देखना है कि उसका भाव पिवट पॉइंट के नीचे खुला या ऊपर खुला। अगर उसका भाव नीचे खुला तो हमारे को उसमें सिर्फ शॉर्ट करना है। अगर उसका भाव ऊपर खुला तो हमारे को उसमें सिर्फ लॉन्ग करना है। तो इस लाइन से अगर बैंक निफ्टी आज नीचे खुला है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी कल की बजाय कमजोर है, और उम्मीद कर सकते हो आप कि जिस पॉइंट पे वो खुला है उस पॉइंट से वो नीचे ही जाएगा। और वैसा ही कुछ हमारे जो चार्ट दिख रहा है उसमें भी वैसा ही हुआ है। सो इस चार्ट पे मत जाओ, आप बस जो मैं बोल रहा हूं उसकी गांठ मारो कि अगर मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे खुला है तो आपको शॉर्ट करना है, पिवट पॉइंट के ऊपर खुला है तो आपको लॉन्ग करना है। समझिए? तो हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 पैरामीटर पे किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उसको क्वालिफाई करते हैं। तो मोटा मोटा हम लोगों ने 3 चीजों को यहां पे क्वालिफाई किया है। अब उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। आप कोशिश करो 3-4, आपको 5 चीजें समझ में आ गई ना, उस दुनिया जहान की चीजें समझने की जरूरत नहीं है। समझो, आपको टीवी पे नहीं जाना, आपको टीवी पे जाके या किसी को पढ़ाना नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आए। आपको सिर्फ अपने मतलब की 4 या 5 चीजें आ जाए, वो मोर देन इनफ है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है ना, आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है जिसमें आपको प्रॉफिट आए, पीरियड। कोई किताब तो लिखनी नहीं है, थीसिस तो लिखना नहीं है कि आपको सारे इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए भैया, सारी ट्रेंड लाइन का पता होना चाहिए, आपको
सारे जो आपके ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनका पता होना चाहिए। हाँ, पता होना अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मार्केट में काम कर सकें, मार्केट में ट्रेड कर सकें, थीसिस तो लिखनी नहीं है। तो 2 4 5 चीजें वो समझ लो जो कि आपके ट्रेड को 70-75% प्रोबेबिलिटी के लेवल पे जाके क्वालिफाई करने में हेल्प करें। बस एक तो मैंने बता दिया, अगर नेगेटिव खुला है तो नेगेटिव ही रहना है, पॉजिटिव खुला है तो पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। पिवट पॉइंट के ऊपर खुला है तो आपको लॉन्ग ही करने का है, पिवट पॉइंट के नीचे खुला है तो आपको शॉर्ट ही करने का है। एक और चीज बता देता हूँ, 2 3 चीजें डिस्कस करेंगे इनफैक्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये हमारी कुछ मूविंग एवरेजेस होती हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसको ये एक चार्ट में ये लाइंस बनी होती हैं, ऑटोमेटिक बनी होती हैं। उसके विषय में आपको ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टडीज पे जाओगे, ये सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, किसी भी चार्ट में, चाहे आप XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, उसमें आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मूविंग एवरेज का। आप लोग को 2 मूविंग एवरेज लगानी है। एक लगानी है आपको मूविंग एवरेज वेटेड, और दूसरी लगानी है आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैं एक डिटेल में ये चीजें जब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इनके बिल्कुल डिटेल में जाएंगे हम लोग कि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और वेटेड क्या होता है। डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखेंगे चीजों को। जब प्रैक्टिकली सीखेंगे उसके बाद उसकी थोड़ी सी थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे तो उसको सीखने में बड़ा मजा आएगा। अभी मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे होता है जी, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वेटेड मूविंग एवरेज ये होता है जी, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 200 डे मूविंग एवरेज ये होता है जी, 100 डेमा ये होता है जी। जो आपने न्यूज में सुना होगा ना, डेमा बताने को सब बता दूंगा, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए हम प्रैक्टिकली चीजों को पहले देखेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे। तो अभी आप ये मान लो कि आपने 2 मूविंग एवरेज लगानी है अपने चार्ट पे, और उन मूविंग एवरेजेस का जो भी ऊपर नीचे होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या एक ऊपर होगा एक दूसरा नीचे होगा, उसके बेसिस पे हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या हम जो ट्रेड लेने जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। 2 चीजें हमने ऑलरेडी क्वालिफाई कर ली हैं। चौथी चीज की हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज। आपने एक मूविंग एवरेज लगा दी है, मूविंग एवरेज है ये, ध्यान से देखिए, ये मूविंग एवरेज आपने लगा दी है। 20 मूविंग एवरेज आपने वेटेड लगा दी, और आपने दूसरी मूविंग एवरेज लगा दी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड की। एक्सपोनेंशियल को आप नाम दे दो, कलर दे दोगे हरा, और जो वेटेड वाला है उसको आप कलर दे दोगे लाल। मैं आपको बता रहा हूं वो चीज जो कि बहुत संघर्ष के बाद और बहुत ही एक मतलब आप जब चीजों को प्रैक्टिकली करते हो और बहुत ज्यादा चीजों के अंदर घुसे होते हो, तब वो चीजें जो आपको निकल के आती हैं। मैं आपको डायरेक्टली वही चीजें बता रहा हूं ताकि आपको दोबारा से चीजों को री इन्वेंट ना करना पड़े, जो कि बड़े बड़े लोगों ने इन्वेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग उसी को यूज करेंगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है कि अभी क्या है, जैसे मूविंग एवरेज है, ठीक है। मूविंग एवरेज तो आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन EMA ही क्यों लेना है, या WMA ही क्यों लेना है, या ये 9 पॉइंट का ही क्यों लेना है, 20 पॉइंट का ही क्यों लेना है, 21 पॉइंट का क्यों नहीं लेना, समझ रहे हो। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। अलग अलग सेटअप बना के उसको ट्राई करके, क्या हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, चलो प्रॉफिट हुआ तो ये ठीक है, ये अच्छा है, लॉस हुआ तो ये इतना अच्छा नहीं है, इसको चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल से आती हैं, और जो प्रैक्टिकल से लोगों ने जो सीखा है, जो हमने जो सीखा है, मैं डायरेक्ट आपको वही डाउनलोड कर रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ आके ये चार्ट लगा, ये मूविंग एवरेज प्लॉट कर देना है, ठीक है। मूविंग एवरेज आपने 20 या 21 वेटेड लगा दी, उसको रंग दे दिया आपने। अच्छा, लगाते कैसे मैं आपको बता दूं। वैसे तो अलग अलग चार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के बटन्स होते हैं। आप जिस भी चार्टिंग को यूज करोगे उसमें देख लेना कैसे होता है, लेकिन मोटा मोटा आपको यही होगा। यहाँ स्टडीज पे जाना है, आपको स्टडीज पे जाके यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज देख लेना है। मूविंग एवरेज को यहाँ से सेलेक्ट किया आपने, और जो पीरियड जो भी आपको रखना है, 21 पीरियड रखना है, 21 यहाँ पे क्लोज पे गए, और ये जो भी
पैरामीटर्स में बता रहा हूं वो यहां पे डाल के इसको रंग दे दिया आपने रेड। इसी प्रकार से दूसरी मूविंग एवरेज उठा लो, ठीक है, इसको डन कर दिया, ओके कर दिया। अभी मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया। इसी प्रकार से दूसरी उठाई, दूसरी उठा के उसको कलर दे दिया ग्रीन। तो इस प्रकार से आपके पास दो, एक रेड और एक ग्रीन। रेड क्या है? आपकी वेटेड मूविंग एवरेज है, मतलब एक रेड रेड कलर का सॉरी, ओके। तो ये आपकी WMA होगी, वेटेड मूविंग एवरेज होगी, नीचे वाली आपकी एक्सपोनेंशियल होगी, EMA होगी, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले का रखना है 20 या 21 का पीरियड और नीचे वाले का रखना है आपको 9 का पीरियड। खत्म। एक को रंग देना है लाल, एक को रंग देना है हरा। मुद्दे की बात, जब लाल ऊपर है और हरा नीचे है तो आपको बेच के चलना है। जब हरा ऊपर आ गया, लाल नीचे आ गया, आपको खरीद के चलना है। क्या समझे? जब लाल लाइन ऊपर है आपको कभी भी बाय नहीं करना। आपको बाय तभी करना है जब हरी लाइन ऊपर आएगी। जब लाल लाइन ऊपर है आपको हमेशा सेल करना है। जब हरी लाइन नीचे है आपको हमेशा सेल करना है। बस इतना अगर आपने कर लिया, उससे ज्यादा किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम प्रॉफिट बनाने का है, आप प्रॉफिट बनाओगे। अभी देखो सेटअप देखते हैं। प्राइस नीचे, कल इस पॉइंट पे खुला था, आज इस पॉइंट, कल बंद हुआ था, आज इस पॉइंट पे खुला, प्राइस नीचे। हम तो यहां देख, इसको आगे की कैंडल छुपा देता हूं मैं सब। ये देखो, हम इस टाइम पे देख रहे हैं। ये जो पहली कैंडल बनी हुई है, आप मानोगे ये अभी सुबह के 9:20 हुए हैं, ठीक है। ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 9:20 की कैंडल है, ये 9:25 की कैंडल है। अभी 9:20 पे, 9:15 पे मार्केट खुल गई। 9:20 तक तो आपको वैसे भी कुछ नहीं करना। अब आप एनालाइज करो, जो मैंने अभी बताया उसके बेसिस पे एनालाइज करो। हमें नहीं पता मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो सिर्फ आज सुबह 9:20 पे ये चार्ट देख रहे हैं। 9:20 पे हम लोग ये चार्ट देख रहे हैं। यार कल तो मार्केट 34 से 131 पे बंद हुई थी, आज तो साली मार्केट गैप डाउन खुली है। क्या करें? अभी क्या होगा अगर आपके पास सेटअप नहीं है? समझो इस चीज को, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, बहुत से लोग क्या करेंगे, ओह वाह गैप डाउन खुली है मार्केट, एक काम करता हूं यहां से बाय कर लेता हूं। गैप डाउन खुली है, आधा परसेंट पौना परसेंट यहां से बाय कर लेता हूं। लेकिन आप क्या करोगे? नहीं, अभी मुझे 3 चीजें और चेक करनी है। पहली चीज, मार्केट पॉइंट नहीं, एक और क्या करना है आपको, अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको बताया था, आप और सिर्फ आपका चार्ट क्या कह रहा है, मतलब भूल जाओ कि आपके पास दिमाग है। भूल जाओ कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, और भूल जाओ कि आप चीजों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप बता सकते हो कहां से क्या चीज कैसे घूमेगी और कितनी नीचे जाएगी कितना ही। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बता सकता। फॉरगेट एवरीथिंग। आपके पास दिमाग ही नहीं है, भूल जाओ। आपको क्या करना है, अगर यहां पे मार्केट खुली आधा परसेंट पौना परसेंट, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यहां से मैं इसको बाय कर लेता हूं। नहीं, आपको सेटअप देखना है। चलो भैया नीचे खुल गई, मेरे को दिमाग नहीं लगाना। मैं सिर्फ, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना, मेरे को सिर्फ सेटअप देखना है अपना। मेरे को जो सेटअप बोलेगा मुझे वही करना है। मार्केट नीचे खुल गई, मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, आज मेरे को शॉर्ट करना है। मतलब कल के पॉइंट से नीचे है अभी मार्केट, आधा परसेंट नीचे है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना है। ठीक है भैया, क्लियर। दूसरा, पिवट पॉइंट। ये मेरा पिवट पॉइंट है। मेरा जो भाव था वो पिवट पॉइंट के नीचे खुला, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दूसरा मेरे को कंफर्म हो गया, शॉर्ट करना है। 2 शॉर्ट हो गए, ठीक है भैया। अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में शॉर्ट ही करूंगा, लॉन्ग नहीं करूंगा। तीसरा, लाल लाइन हरी लाइन। लाल लाइन ऊपर है, हरी लाइन नीचे है, क्या करूंगा,
शॉर्ट। 3 चीजें होगी मेरे पास जिन्होंने मेरे को बता दिया कि मुझे शॉर्ट ही करना है आज की मार्केट में। अब मुझे जब भी ट्रेड लेना है ना, मुझे शॉर्ट का ही लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है मुझे। अभी मैं, और ट्रेड मेरे को लेना है 9:30 बजे, उससे पहले वैसे भी नहीं लेना। चलो मैं अभी थोड़ा देख लेता हूँ मार्केट का मूवमेंट। आगे गई मार्केट, ऊपर गई, नीचे गई, कोई बात नहीं। 9:30 बज गए जी, ठीक है, 9:30 बज गए। 9:30 बजे मैंने ट्रेड डाल दिया, खत्म। जो भी 9:30 बजे की कैंडल का, अगर मेरे को शॉर्ट करना है, जो भी 9:30 बजे की कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, 9:30 वाली कैंडल, 5 मिनट की कैंडल का जो भी क्लोजिंग है, उस पे मैंने ट्रेड डाल दिया। 33,997, 33,900 लगा लो, तो 33,900 लगा लो ना, 899 है, 898 है, 33,900 पे मैंने इसको शॉर्ट कर देना भैया, और कुछ नहीं करना। जो ये कैंडल है 9:30 बजे की, वो जहां पे क्लोज हुई है, मुझे वहां पे शॉर्ट करके और अपना प्रॉफिट लगा देना है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है ना। जो भी हो आपका, किसी भाई का 10 पॉइंट हो सकता है, किसी भाई का 20 पॉइंट हो सकता है, किसी भाई का 50 पॉइंट हो सकता है, किसी भाई का 100 पॉइंट भी नहीं हो सकता, 200 पॉइंट चाहिए उसको तो लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। स्टॉप लॉस आप रखिए 12 से 15%, जैसा आपका रिस्क हो। 12-15% आप स्टॉप लॉस रखेंगे आपके जो भाव चल रहा है उसका, तो स्टॉप लॉस आपका हिट भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको ये कंफर्म हो जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भैया यहां से ये और उधर जा सकता था, ज्यादा चांसेस उसके हैं। तो हमारे हमेशा स्टॉप लॉस कैसा रखना है कि जो कि हिट भी ना हो, और अगर हिट हो तो इसका मतलब मार्केट दूसरी टेरिटरी में जाने को बिल्कुल तैयार है। मतलब अगर वहां पे अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो मेरा नुकसान और भी बहुत ज्यादा होता। इसलिए हम स्टॉप लॉस ऐसा रखते हैं जो कि एक इस प्रकार की फिगर हो कि जो हिट होने के चांसेस भी कम हो, और हिट तभी हो जब मार्केट वाकई में हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है। मतलब हमारी जो सारी स्ट्रेटेजी थी ना, हमारा जो सेटअप था, वो फेल हो गया है बस। तो अभी हम लोगों ने 33,900 पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा सेटअप हमारे को बता रहा था कि हमारे को शॉर्ट ही करना है, और 9:30 बजे से पहले हमारे को ट्रेड नहीं लेना है। 9:30 बजे का जो भी क्लोजिंग कैंडल था उस पे मैंने शॉर्ट कर दिया। मेरा शॉर्ट का लाइन है ये, देख लेते हैं इसके आगे क्या हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था ना कि क्या होने वाला है, मैंने तो सिर्फ अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया, ठीक है ना। यहां पे मैंने ट्रेड लिया, ऑब्वियसली रिट्रेस करेगा मार्केट, ऐसा नहीं है कि आपने जिस पॉइंट पे लिया वहीं से घूमेगा। मैंने बोला ना, कोई भी महान नहीं है, कोई भी इतना ग्रेट नहीं है। मार्केट ऊपर गया, लेकिन आपको सिर्फ ये रखना है कि आपका स्टॉप लॉस इस रेंज के बाहर हो, ठीक है। तो यहां तक गया ये, मतलब आपका जो आइडली स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप ये मान के चलो, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल इंडेक्स है, और 100-200 पॉइंट तो बहुत आराम से मूव कर जाता है। सो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा 100 रुपए के आसपास का होना चाहिए। 80 लगा लो, 90 लगा लो, 100 लगा लो, 110 लगा लो। तो जो टिपिकल जो रेंज है वो 100 रुपए के आसपास की होनी चाहिए। अब आप लगा लो, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। मैं तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें बोल रहा हूँ। आपने एक चीज ली है 33,900 की, लगभग 34,000 की, 100 रुपए 34,000 का कितना होता है? तो मैं जो स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ वो कितने की बात कर रहा हूँ, कितने परसेंट की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये 33,900 पे शॉर्ट किया था, इसने बढ़िया आपको प्रॉफिट दिया। 800 भी दिया, 750 भी दिया, 700 भी दिया, 650 भी दिया, 600 भी दिया, ठीक है ना। आपको जहां इसको बुक करना है वहां पे आप बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोगों ने 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्पेकुलेट कभी नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। सेटअप के बेस पे बताना है, जो भी बोलना है सेटअप के बेस पे बोलना है। मार्केट ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी भैया, अपने आप से पूछना है, फिर आंसर मिलेंगे आपको। मार्केट ऊपर जाएगी इसलिए यार क्योंकि मार्केट ऊपर है, प्राइस ऊपर है, भाव ऊपर है। अगर भाव ऊपर है तो मेरे को ऊपर ही करना है,
भाव नीचे तो मुझे नीचे करना है, समझ रहे हो? तो ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज आप ये देख लो कि पिवट पॉइंट कहाँ है, पिवट पॉइंट से नीचे खुला है या ऊपर खुला है। तीसरा आप देख लो कि पिवट पॉइंट अभी जो भाव है वो पिवट पॉइंट के ऊपर है या नीचे है, ठीक है ना? पिवट पॉइंट के नीचे ही खुला है, भाव भी नीचे ही है, तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट करना है। पिवट पॉइंट के ऊपर खुला है, भाव भी ऊपर है, आपको बाय करना है। और तीन चीजें आपके पास ऑलरेडी हो गई है, चौथी चीज और लगानी है, तो ये ट्रेंड लाइन लगा लो, मूविंग एवरेजेस, ठीक है, इसके बेसिस पे अंदाजा लगा लो। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब एक और चीज होती है, दो चीजें और बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, बड़ी कॉमन सी स्ट्रेटेजी है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा उनके बारे में। ओपनिंग रेंज और प्रीवियस डे। ओपनिंग रेंज क्या होती है? जो भी सुबह के 9:15 बजे मार्केट खुली जब, तो जो आधा घंटा पौना घंटा की जो रेंज है वो होती है ओपनिंग रेंज। अब मान लो हमारे यहां पे ओपनिंग रेंज क्या है, मतलब ये जो कैंडल है इसका हाई, ये 9:15 की कैंडल है, और मैं देख रहा हूं कि 9:40-45 ना, आधे घंटे की कैंडल का लो ये है। तो मतलब आपके शुरू का जो 20 मिनट है या आधा घंटा है, कुछ लोग 20 मिनट मान लेते हैं, कुछ लोग आधा घंटा मान लेते हैं, कुछ लोग घंटा भी मानते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। लेकिन आप सेफली मतलब आधा घंटा लेके चलो। 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आप 9:45 बजे तक देखो। 9:15 बजे मार्केट खुलने से और 9:45 बजे तक मार्केट का हाई और मार्केट का लो क्या है उसको नोट कर लो। मार्केट से मेरा मतलब जब भी मैं मार्केट बोल रहा हूं तो आप ये समझ लो कि मैं उस चीज की बात कर रहा हूं, उस इंडेक्स की या उस शेयर की बात कर रहा हूं जिसमें आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, बस। सो जिस शेयर में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, जिस मार्केट में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, उसके शुरू के आधे घंटे का लो क्या है और उसके आधे घंटे का हाई क्या है, आप नोट कर लो। आ जाते हैं भैया, पीछे आ जाते हैं। आप ये मान लो कि ये मार्केट अभी खुली है और अभी 9:15 9:45 हो गए हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, उम्मीद है मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, लाउड एंड क्लियर, और जो मैं दिखा पा रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि 9:45 से आगे की चीज मेरे को ना दिखे, ताकि हम ये अंदाजा लगा पाए कि क्या होने वाला है, यू नो। तो अभी हम 9:40 पे खड़े हैं सर, 9:40 9:45 पे खड़े हैं अभी हम, ठीक है। 9:40 9:45 की हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट शुरू के आधे घंटे जिस दायरे में रहा है, अगर वो उस दायरे को, उस बैंड को, उस रेंज को ब्रेक करके निकलेगा, अगर ऊपर निकलेगा तो वहां से वो ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे निकलेगा तो वहां से वो नीचे जाएगा। मोटा मोटा ये है कि भाई आप रेंज से निकल रहे हो ना, रेंज से निकल रहे हो, दायरे से निकल रहे हो। अगर लेफ्ट साइड में रोड से उतरोगे तो लेफ्ट ही जाओगे, राइट साइड में उतरोगे तो राइट ही जाओगे। तो अगर ये यहां से ऊपर जाता है 9:45 बजे के बाद, इस रेंज के अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मुझे लॉन्ग करना है, अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो मुझे इमीडिएटली शॉर्ट कर देना है, इमीडिएटली शॉर्ट कर देना। अभी देखो इसमें जैसे ही ये जो नीचे वाली रेंज थी, ये रेंज थी नीचे वाली, इसको तोड़ा 9:45 बजे के बाद, तो आपको पता लग गया भैया मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो अगर आप इसको यहां पे भी शॉर्ट कर देते ना, इस वाली कैंडल पे भी, तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनेगा आगे। देखते हैं, मुझे नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमने तो ये माना कि ये इस रेंज को तोड़ के नीचे निकला है, तो इसका मतलब मुझे शॉर्ट कर देना है। अब मैं उसके लिए अभी करूं, 5 मिनट वेट करके करूं, या कोई और सेटअप लगाऊं, वो मेरी मर्जी है। लेकिन जब इसने रेंज को तोड़ा है तो मुझे इसको शॉर्ट करना है, बस। नीचे की तरफ तोड़ा है तो मुझे शॉर्ट करना है, ऊपर की तरफ तोड़ा है तो मुझे लॉन्ग करना है। तो इसने नीचे की तरफ तोड़ा, मुझे शॉर्ट कर देना है। अभी भाव चल रहा है
33,800 25-50 के आसपास जब इसने तोड़ा है। ठीक है, अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया होता तो कैंडल्स आपके सामने है, खटखट नीचे की तरफ बनती गई है, आधे घंटे में आपका प्रॉफिट डन है। आई बात समझ में? अभी एक चीज और बताता हूँ देखो, दूसरी चीज होती है प्रीवियस डे का लो और हाई, जो पीआरबी जो होती है ना, प्राइस रेंज ब्रेकआउट, वो काम करती है प्रीवियस डे के हाई पे। अब प्रीवियस डे का हाई क्या था? प्रीवियस डे का हाई था ये 34,357 के आसपास। प्रीवियस डे का लो क्या था? प्रीवियस डे का लो था ये। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप सीरियस होके और चार्टिंग पे काम करना चाहते हो तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बहुत काम आएंगी। और मतलब जरूरी नहीं है आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ो या ट्रेनिंग लो, मैं तो आपको प्योर प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो आपके सिर्फ और सिर्फ सीधा काम करने वाली हैं और आपको जो 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 यूज लगेगी। क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, जो मेरे को जिन चीजों की प्रैक्टिकली जरूरत पड़ती है मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से अगर सुनोगे तो आगे के लिए आपको बहुत आसान होगा। तो हमने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। ये पिछले दिन का जो हाई था उस पर हमने एक लाइन खींच दी, जो उसका लो था उस पर हमने एक लाइन खींच दी। अब सेम वही फंडा जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में किया था हमने, वो यहीं पे लगा देना है। अगर पिछले दिन का हाई उसने तोड़ा तो मतलब मार्केट यहां से और ऊपर जाने वाली है, अगर उसने उसका लो तोड़ा तो मार्केट यहां से नीचे जाने वाली। ठीक है ना? अभी मुझे नहीं पता आज के मार्केट का क्या सिनेरियो है, लेकिन आप ये देखो आपके सामने आ रहा है। अमिताभ जी ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हो, आप थोड़ा काम भी करते हो। देखो इसका प्रीवियस डे का लो था ये, प्रीवियस डे का हाई था ये, नहीं शायद इसके ऊपर ही था हाई, तो हाँ यही था शायद। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये यहां पे आया, प्रीवियस डे के लो को इसने ब्रीच करने की कोशिश की लेकिन ब्रीच किया नहीं। देखो जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे होगा ना, कभी भी मार्केट वहां पे सपोर्ट लेता है। समझ रहे हो सपोर्ट का मतलब 2-3-4 लाइनें बनाएगा, एकदम से ये नहीं कि नीचे यहां घुस जाएगा। कभी भी लीनियर नहीं चलेगा, यहां से यहां तक मार्केट नहीं आएगा। मार्केट ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर एकदम नीचे आएगा, फिर वहां सपोर्ट लेगा, 4-5 कैंडल साइडवेज की बनाएगा, तब नीचे आएगा। अभी आपको क्या पता लग गया था यहाँ पे? ट्रेंड डाउनवर्ड। यहाँ पे आपको ये ट्रेंड तो डाउन हमारे को पहले से ही पता लग गया, मतलब ये हम दूसरी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। अब हम स्ट्रेटेजीज पे आ गए हैं। एक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, कि भैया मेरे को काम करना है या कोई स्ट्रेटेजी बता दो जिसके बेसिस पे मेरे को कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकल आए। एक मैंने बता दिया आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, शुरू के आधे घंटे का रेंज चाहे ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, ऊपर निकले आप बाय कर लो, नीचे निकले आप सेल कर लो, खत्म, और कुछ नहीं करना। आपका 1% कहीं नहीं गया। दूसरा मैं बता रहा हूं, पहले दिन का ऊपर का हाई लगा लो, पहले दिन का नीचे का लो लगा लो, नीचे का लो टूटेगा आपको सेल करना है, ऊपर का हाई टूटेगा आपको बाय करना है, खत्म। ये यहां पे आपका लो आ गया, लो टूट गया है यहां पे। ठीक है, आपको यहां पे कहीं पे भी इस रेंज में जैसे ही वो टूट गया, इनफैक्ट आप उसी पे लगा दो ना, जो कल का लो था उस पे आप लगा दो, या उसके लो के 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे लगा दो। अब कल का लो था 33,629 का, 33,630 के आसपास का लो था कल। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल देना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? ट्रिगर ऑर्डर, कि भैया अगर ये मेरा प्राइस आया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, ये मेरा प्राइस गया तो मैं ये मेरा प्राइस आ गया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब आपने 33,630 पे ट्रिगर प्राइस, समझ रहे हो ट्रिगर प्राइस कैसे डालते हैं? मोस्टली लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बार प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे दूंगा उसको जब आपके सबके अकाउंट्स खुल जाएंगे तो। ठीक है, आप 2-3 प्रकार से ऑर्डर डाल सकते हो आप। चलो मैं बता ही देता हूँ, एक मिनट मेरे को इसमें शायद नहीं खुला हुआ। अभी आप किसमें काम कर रहे हो? लक्ष्मीकांत जी लक्ष्मीकांत कह रहा हूँ मैं, ये अमिताभ जी किसमें काम कर रहे हो आप? कौन सा ब्रोकर हाउस है? कौन सा ब्रोकिंग है आपका? मैं एलआईसी ब्लू पे कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं किया। नहीं कौन सा एलिस ब्लू यूज किया आपने? ठीक है, एलआईसी ब्लू। एक मिनट को मैं एलिस ब्लू खोल लेता हूँ।
एलिस ब्लू का अकाउंट दिख रहा है सबको? ये एलिस ब्लू का अकाउंट है मेरा। एक्चुअली एलिस ब्लू का अकाउंट नहीं है, ये एल्गो का अकाउंट है, एल्गो पे लगा हुआ था ये। ठीक है, एल्गो की टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कई बार। तो ये जो प्रॉफिट आप इसमें देख रहे हो 2200 कुछ का, ये एल्गो के थ्रू ही निकला है। इसमें अगर मैं फंड दिखाऊं आपको, फंड कहां है? डैशबोर्ड फंड इसमें होगा शायद 25-22 नहीं, कहां गया? 19-20 के आसपास है। हाँ, ये 25 के आसपास इसमें फंड है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पोर्टफोलियो में जाएं तो इसमें कोई 2200 के आसपास आज एल्गो ने बनाया है। एल्गो में जो हम दूसरा अकाउंट यूज कर रहे हैं, शायद लक्ष्मीकांत जी का है, उसमें आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मतलब ये होता है कि भैया कि जो मैंने एक्चुअली वो मैं दिखाई देता हूँ आपको, एक मिनट को, वो भी बहुत जरूरी है। एल्गो लाइव सर्वेश जी, इसको देखना जरा ध्यान से। आप जो पर्सनल जो सवाल पूछ रहे थे ना, उसका जवाब है इसमें। ये है लक्ष्मी, ये जो अभी मैंने खोला है, ये एल्गो लाइव खोला है, ये लक्ष्मीकांत चौरसिया जी का अकाउंट है जो ये करते हैं लॉगिन सुबह। तो इसमें आप देखिए आज क्या हुआ है। फंड इसमें 9000 के आसपास का फंड है। पोजीशंस में जाते हैं हम, ये देखिए इसमें लॉस है 523 का। ठीक है, अब 523 का लॉस क्यों है, मतलब इसमें लॉस क्यों है और दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट क्यों है, जबकि ट्रेड सेम है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, हम कॉन्फ़िगरेशंस में गए, हम रिस्क मैनेजमेंट में गए, इन्होंने क्या किया हुआ है, मैक्सिमम लॉस ऑन सेशन 500 रुपए। मतलब इन्होंने यहां पे डाल दिया, अगर आपको किसी पर्टिकुलर दिन पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस चाहिए, आप यहां पे डिफाइन कर दो। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया मेरे को 500 रुपए से ज्यादा का लॉस ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे उन्होंने लॉस डाल दिया। और हमारा सिस्टम क्या करता है, जो मैं आपको उस दिन भी एक्सप्लेन कर रहा था जब हमारी दूसरी कॉल होती शनिवार को, कि आप यहां पे अपना डेली का कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कितना आप लॉस लेना चाहते हैं, आप डाल दो, उसके आसपास ही लॉस रहेगा, है ना। तो मैं इस चीज का डेमो करने के लिए ही मैंने उसको छेड़ा नहीं। फिर लक्ष्मीकांत जी चाहता तो मैं उसको कर सकता था रिकवर, लेकिन ये डेमो करना बहुत जरूरी था कि भैया अगर आपने इसमें मैक्सिमम लॉस 500 रुपए का डाला है, तो आपका 500 रुपए का लॉस के बाद बंद हो जाता है। बंद होने का मतलब क्या होता है, ये जो बटन है ये यहाँ पे अपने आप डिसेबल हो जाता है। जब नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम इसमें लॉगिन करते हैं ना, एपीआई लॉगिन पे जाएंगे, फिर लॉगिन हो जाएगा एलिस ब्लू का अकाउंट, उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट ट्रेडिंग। स्टार्ट ट्रेडिंग का मतलब आपने एल्गो को ऑथराइज कर दिया, आपके अकाउंट में ट्रेड डालेगा। लेकिन जब आपका यहाँ देखो, ये देखो आपको दिखेगा सब कुछ ध्यान से, ये देखो, जो थोड़े से स्क्रीन अगर जिनको क्लियर दिख रही है वो समझ पाएंगे इस चीज को। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने इसको बंद कर दिया। ये देखो सिग्नल आया है, 9:40 पे एक सिग्नल रिसीव हुआ, रिसीव्ड सिग्नल टाइप मैक्सिमम लॉस रीच्ड। सॉफ्टवेयर है ना, अपने आप सिग्नल उसमें जनरेट हो गया। भैया 500 रुपए डाला हुआ था, 500 रुपए का सिग्नल जनरेट हो गया। उसने क्या किया, सिग्नल के रिस्पॉन्स में सिग्नल टाइप मैक्सिमम लॉस रीच्ड, कोड उसका ये था, जो भी था, क्वांटिटी 25 ले रखी थी, क्रेडिट क्वांटिटी 25 ले रखी थी, एवरेज प्राइस ये था, जो भी था उसने उठा के उस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया। मतलब जब भी आपका, जो आप बोलोगे एल्गो को कि भैया मेरे को इससे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए, एल्गो आपको लगभग उतना ही लॉस देगी। जैसे ही आपका लॉस हिट हुआ, उसी प्रकार से उसी टाइम पे एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल आपकी जितनी भी ओपन पोजीशन है उनको मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देता है। ठीक है ना, तो आपका अगर 500 का डाल रखा है, ठीक है, वो उसको एग्जिट करते करते हो सकता है 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है वो प्राइस, लेकिन आपका वहीं पे एग्जिट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं जो भी एल्गोज यूज करेंगे मैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी में
कम। बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज होता है 25 का, हमारे को पता है अच्छे से, हम लोगों ने ट्रेडिंग भी किया है, बहुत से लोगों ने। 25 का लॉट साइज है और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है ना वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट खूब आराम से हो जाती है। वोलेटाइल ज्यादा है, वोलेटाइल ज्यादा है तो लॉग ज्यादा सेट करना पड़ेगा उसमें, नहीं तो कट जाएगा। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। और जो भी आगे काम करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का कि ये जो क्योंकि हम देखो क्या है, आप इस पर्टिकुलर अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़े कम कैपिटल से काम कर रहे हैं। कैपिटल ज्यादा हो फिर कोई टेंशन नहीं होता बैंक निफ्टी में भी, लेकिन कम कैपिटल में क्या होता है कि हमारा जो लॉट साइज है वो ज्यादा बड़ा है, 25 का लॉट साइज है। तो मतलब अगर 25 का लॉट साइज है, अगर बैंक निफ्टी 10 भी पॉइंट मूव कर गया तो आपको 250 का प्रॉफिट या 250 का लॉस हो सकता है, ठीक है ना। और 10 पॉइंट मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपको प्रॉफिट भी बने, इसलिए आप हमेशा इसको रखो 1100 के आसपास, ठीक है ना। इसको बेशक आप इसको भी 1100 कर लो, 2000 कर लो, जो करना करो, लेकिन मैक्सिमम लॉस जो है वो आप 500 रुपए से ऊपर, 500 रुपए से नीचे तो बिल्कुल मत रखो। रखना है तो इसको 800 रुपए 900 रुपए रखो, ताकि चांसेस कम हो कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। अदरवाइज 500 रुपए रखोगे सो मोस्टली केसेस में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब होगा क्या, जब 500 रुपए हिट हो गया उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है। अब कोई चाह के भी उसमें ट्रेड नहीं डाल सकता, समझ रहे हो। अगर उसको 500 रुपए चलो लॉस हो गया कोई बात नहीं, उसको रिकवर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगले 5 मिनट में रिकवर भी हो जाते हैं वो। लेकिन जब उसमें मैक्सिमम लॉस का ट्रिगर उसमें ओके हो गया और आपका ट्रेडिंग स्टॉप हो गया, फिर और ट्रेड डलेंगे भी नहीं उसमें। तो इसलिए आप उस दिन नहीं डल पाएगा, हाँ उस दिन नहीं डल पाएगा, वो ट्रेडिंग स्टॉप हो जाता है उस दिन के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका मैं डेमो देना चाह रहा था एक बार को। अब हम वापस आते हैं एलिस ब्लू में, ठीक है। एलिस ब्लू की बात अगर हम करें तो हम कह रहे थे कि कैसे लगाते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो जो भी यूज कर रहे हैं एलिस ब्लू वो देख लें एक बार यहाँ पे। अब मान लो कि मेरे को बैंक निफ्टी कुछ भी लगा लो, अभी मान लो 33,000 की पुट को बाय करना है, ये रहा 33,000 की पुट को बाय करना है। अभी 33,000 की पुट का अभी का प्राइस चल रहा है 116 रुपए, ठीक है, 116 रुपए प्राइस चल रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी हमने एग्जांपल क्या देखा था कि भाई एक पर्टिकुलर प्राइस आए तो ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो। मतलब 116 रुपए चल रहा है, अगर ये 200 रुपए आएगा ना, 200 से ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया अभी तो इस कमजोरी है, लेकिन अगर ये 200 रुपए के ऊपर गया तो इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो एक ऐसा प्राइस जो कि अभी यहां से काफी दूर है, उसको हम कैसे डालते हैं ये मैं आपको बता। तो इसको बाय करने के तरीके क्या क्या हैं, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो इसमें दो चीजें आती हैं, MIS और नॉर्मल। दिख नहीं रहा है ये जो आप अभी सॉरी एल्गो वाली दिख रहा है। एक मिनट पहले वाला दिख रहा था, नहीं दिख रहा एल्गो लाइव पहले वाला दिख रहा था, अब दिख रहा था। अच्छा ठीक है, वो टैब शेयर करना पड़ रहा था मुझे। तो ये जैसे है, इसमें जैसे मैं एक बार वापस जाता हूँ, मैंने लगाया हुआ है अपनी वॉच लिस्ट में 33,000 का पुट ऑप्शन, ठीक है ना, बैंक निफ्टी 33,000 का पुट ऑप्शन। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको बाय पे क्लिक किया। मेरे को जो ऑप्शंस आते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको। नॉर्मल ऑर्डर है कि भाई आपका ऑर्डर पूरे हफ्ते के लिए हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही काटना है, तो आप नॉर्मल ऑर्डर क्लिक कर सकते हो। आपको अगर करना है MIS तो आप MIS, मतलब इंट्राडे कर रहे हो आप, आज शाम को आपका ऑर्डर अपने आप कट जाए तो आप MIS पे चले गए। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर लिमिट पे इस ट्रेड को लेना है। लिमिट मतलब आपने बोल दिया कि अभी चल रहा है रेट 119 रुपए, मैं तो भैया इसको 100 रुपए पे लूंगा, आप इसको 100 रुपए डाल सकते हो। जो प्राइस अभी चल रहा है, जो भाव अभी चल रहा है, देखो उससे नीचे ही लोगे ना आप। अब अभी चल रहा है भाव 120 रुपए का, ऐसा तो है नहीं आप बोलोगे मैं तो इसको 140 पे लूंगा। 140 पे लोगे तो खट से आ जाएगा वो, क्योंकि 140 के नीचे तो भाव चल ही रहा है अभी, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि 120 पे चल रहा है तो मैं इसको अगर यार 100 रुपए पे आ जाए तो मैं ले लूं, तो आपने लिमिट प्राइस डाल दिया 100 रुपए। तो अगर आपको भाव जो चल रहा है अभी, जो प्राइस चल रहा है, अगर उसके नीचे लेना है तो आप लिमिट से लो। अब दूसरी चीज जो मैं अभी बात कर रहा था
कि भैया अभी 116 120 का रेट चल रहा है, लेकिन इसमें तो अभी कमजोरी है, लेकिन अगर ये 200 रुपए चला जाएगा ना तो इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ मतलब उसमें बायर्स आ जाएंगे, तो वहां से और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मैं इसको लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा, मैं लूंगा इसको 200 रुपए पे। तो वो कैसे करते हैं हम स्टॉप लॉस ऑर्डर के थ्रू करते हैं। स्टॉप लॉस में भी दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, मतलब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। इससे पहले मैं आपको लिमिट मार्केट ऑर्डर नहीं बताया शायद। लिमिट ऑर्डर मतलब अभी भाव चल रहा है 115, मैं इसको 110 पे लूंगा, तो मैं यहाँ पे 110 डाल दूंगा। मार्केट का मतलब जो भाव चल रहा है उसी भाव पे आपके पास आ जाएगा। अभी 115 चल रहा है, 115 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपने इस बटन को दबाया, बाय को दबाते के साथ आपका ट्रेड आ जाएगा मार्केट में जो भी भाव चल रहा है उस पर। स्टॉप लॉस का मतलब, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर मतलब कि आपको एक ऐसा भाव लेना है जो कि करंट भाव से ऊपर है, ठीक है। तो आप एक लिमिट प्राइस डाल दोगे उसमें, मतलब मेरे को कितने पे लेना है। और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या है कि आपको अभी जो भाव चल रहा है उसके ऊपर के भाव पे लेना है, ठीक है, लेकिन मार्केट रेट पे लेना है। लिमिट नहीं डालना, जैसे मैंने अभी जैसे बोला था 110 पे लूंगा मैं या 100 रुपए पे लूंगा, नहीं, जो भी रेट चल रहा है उस पे आ जाए, तो उस पे क्या होगा, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अभी मैंने जो एग्जांपल, जो सिनेरियो आपको बताया कि मेरे को तो ये 200 पे लेना है, तो इस केस में मैं यहाँ पे 200 डालूंगा और मैं बाय कर लूंगा। अभी समझो ये बाय नहीं होगा, बाय कब होगा, ये देखो पेंडिंग, ठीक है ना, ये आ गया पेंडिंग, ट्रिगर पेंडिंग, ओपन पेंडिंग। इसका मतलब क्या है, जब इसका भाव 200 रुपए जाएगा तो मेरा ये अपने आप बाय हो जाएगा, ठीक है ना। तो 200 रुपए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि 200 रुपए जाएगा तो इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो ये बाय हो जाएगा। अब मैं आता हूं वापस उस पॉइंट पे जहां से हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी। मैं क्यों दिखा रहा था आपको ये देखो, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी के कल का लो, बैंक निफ्टी के कल का लो ये है, 33 वाला था शायद, 33,637 कल का लो है। अब मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, मैं यहां पे गया, मैंने बैंक निफ्टी का अगर मुझे शॉर्ट करना है, सो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको लगा के दिखाया ना मार्केट में, अभी वो लाइव में मैं लगाऊंगा नहीं, किसी और दिन आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको जो बताने, क्योंकि आज का भाव अलग है, कल का भाव अलग है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है, ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो, बैंक निफ्टी के अगर फ्यूचर्स में आपको काम करना है तो कम से कम 50,000 रुपए की आवश्यकता है, तो ट्रेड आएगा भी नहीं इसमें। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे आपने अभी, कहां गया वो ऑर्डर, ये था, जैसे मैं इसको 25 वाला जो लॉट, मैं बैंक निफ्टी ही लगाता हूं उसमें ताकि आपको आइडिया भी लगे। तो अगले सेशन में सीखेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर क्या है, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस क्या हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे काम होता है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या है, बैंक निफ्टी की पुट और कॉल्स क्या है, और बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइजेस क्या होती हैं, और हर स्ट्राइक प्राइजेस के साथ एक पुट होता है, एक कॉल होता है। हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हमारे को चूज करना चाहिए, पिक करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के लिए। इस प्रकार की चीजें हम अगले सेशन में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बैंक, आप ये मान लो कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर कुछ चीज होती है, बैंक निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी का फ्यूचर कुछ चीज हो गया, बैंक निफ्टी का ऑप्शन कुछ और चीज हो गया। ये सब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर मान लो कि मुझे बाय करना है, अभी भाव चल रहा है 33,574 का, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर ये 33,800, फर्ज कर लो कि कल का इसका हाई 33,800 था, मैं सिर्फ ये आपको डेमो दे रहा हूं अमिताभ जी कि आपको वो जो लिमिट प्राइस है वो फ्यूचर पे कैसे सेट करना है, ठीक है ना। अभी मान लो कल का अगर हाई 33,800 था, तो मैं ये कह रहा हूं कि 33,800 जो कल का हाई था, अगर वो ब्रेक करता है तो उसके और ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा बताओ मुझे कोई, SLM पे गया और 33,800 को मैंने यहां डाल दिया, 33,800 डाल के मैंने इसको क्या कर लिया, बाय। अब क्या होगा, जब 33,800 का प्राइस, अभी इसमें बैलेंस नहीं है तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है।
नहीं आ रही सर।